तो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 8th सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3 के चौथे पाठ आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना के वन कानून और उनके प्रभाव से आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आदिवासी जो समूह थे वो क्योंकि जंगलों में रहते थे तो उनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, और जो अंग्रेज़ों ने वन कानून बनाए उसके बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी बहुत असर पड़ा था, भारी असर पड़ा था। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व जो फॉरेस्ट होता है वो घोषित कर दिया, और ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी यानी जो इमारतें बनाने के लिए जो लकड़ी होती है वो मिलती है तो पैदा होती थी। तो इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी, अनुमति नहीं थी। तो ऐसी सूरत में झूम जो काश्तकार थे कैसे ज़िंदा रहते, क्योंकि वो सारा काम ही वहाँ पे जंगल में करते थे। तो इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी रोक लगाई तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई कि समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर, यहाँ पर दिया है कि स्लीपर लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी उस टाइम में के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से हो। तो औपनिवेशिक अधिकारी यानी जो अंग्रेज़ जिन्होंने यहाँ पर उपनिवेश बनाया था उन्होंने इसका भी एक हल ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के टुकड़े दे दिए और उन्हें खेती करने की भी छूट दे दी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोग वन विभाग के लिए मजदूरी करेंगे और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ता श्रम यानी कि उनको जो मजदूर मिल रहे थे बहुत कम दाम में मिल रहे थे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। तो देखिए, यहाँ के जीवन के बारे में, आदिवासियों के जीवन के बारे में जो स्रोत हैं जो हमें प्राप्त होती हैं बातें, वो कैसे प्राप्त होती हैं। तो 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों में दौरा किया और वो इनके रीति रिवाज, कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिनमें शिकायत थी कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगाओं को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ये कितना उन्होंने बहुत ही उनके मन में जो आया होगा, उनके दुख हुए, जो उनको परेशानियाँ हुई, उससे ये गीत निकल के आए। तो उन्होंने इनका संकलन किया और ये स्रोत हैं कि अंग्रेज़ों ने कैसे उनको परेशान किया। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जो थे वो औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, नए नियमों का पालन करने से मना कर दिया और अपने ही तौर तरीक़ों से चलते रहे जिनको सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। खुलेआम उन्होंने विद्रोह भी कर दिया और 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह इसी प्रकार के विद्रोह थे। अब व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वन उपज खरीदने जो जंगलों से पैदा होता है, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे हैं। तो इन सारे बदलावों जो असर पड़ने वाला था उसको समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। जैसे कि देखिए, रेशम उत्पादकों को की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम जो था वो यूरोपीय बाज़ारों में उसकी भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। और जो इस समय झारखंड है हमारा एक राज्य, उसमें हज़ारीबाग एक जगह है कि आसपास रहने वाले जो संथाल थे, जो आदिवासी संथाल रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोश यानी कि जो कीड़ा होता है रेशम का, उसका जो कृमि कोश है उसको उबाल कर रेशम तैयार होता है। तो कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर, लगाइए कितना फ़ायदा कमाते होंगे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी यानी एक जंजीर का काम करने वाले जो बिचौलिए होते थे, दलाल, उनको जमकर मुनाफा फ़ायदा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। तो इससे उनको धीरे धीरे पता लगा, तो वो समुदाय जो आदिवासी समुदाय था बाज़ार और व्यापारियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो भी ये आदिवासी समुदाय के कुछ समूह हैं, ये हैं गोदारा औरतें, बुनाई कर रही हैं, और ये भील है, नहीं सॉरी, हाजांग औरत है जो बच्चों को लेके, देखिए पीठ पे बच्चे को लेके वो काम यहाँ पे
कर रही है। और ये बिहार के जो कोयला खदान में काम करते हैं, कोयला खनिक है, 1948 में देखिए 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक जो खोदते हैं आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि बहुत खतरनाक, क्योंकि वहाँ से बहुत जहरीली गैसें भी निकलती हैं और ये अक्सर सच में जान ले जाता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। अब है काम की तलाश। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। तो इनको ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया जाता था। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। तो नज़दीक से देखने पर 19 और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने विद्रोह किया, बगावत यानी कि विद्रोह। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। तो स्रोत 3 देखिए, ये गीत है लहूलुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीत में उनके कष्ट झलकते हैं। तो किस तरह से उन्होंने देखिए अपनी दुख को अपने गीतों के माध्यम से बताया है। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ। उसके पिता बहुत गरीब थे। उसका बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़े जहाँ पे लोग कुश्ती सीखते हैं में नाचते गाते पीता था। उसकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में भटकना पड़ता था। लड़कपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी और उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों जो मुखियाओं को थे उनको विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीपकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीपको यानी बाहरी लोग। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, बहाल यानी कि उनको मिल जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। अब बिरसा जो थे वहाँ के स्थानीय, उस जगह में एक मिशनरी स्कूल था जो मिशन का क्रिश्चियनों का होता है, ईसाइयों का, उन्होंने खोला था। तो जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहाँ भी उन्होंने ही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म यानी कि जो विष्णु की पूजा करते हैं कि प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। तो अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वो शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उनका मानना था कि वो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों यानी मानने वालों का आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित यानी फिर से जीवित करने के लिए संकल्प लें। अतीत के ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, तटबंध यानी नदियों के तटों पर, और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक में मुंडा अपने बिरादर और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे और बिरसा चाहते थे कि ये लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना यानी बुराई करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई।
1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा अपने समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना करने के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। चर्च यानी कि जहाँ पर ईसाई लोग अपनी पूजा करने जाते हैं, और महाजनों जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में, अभिव्यक्त यानी कि बताने में, करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अब हमें यहाँ पर अन्यत्र के बारे में बताया गया कि हमें नकदी की क्या ज़रूरत है। नकदी यानी कि रुपया जो है, नकद जो पैसा हम देखते हैं वो नकदी है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी एक जगह है, पता लगाइए कि कहाँ पर है, कि इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं, नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ही रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से काम करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूँगी। तो ये भी इन्होंने कहीं से इसको संकलित किया है। कोहेन, क्लार्क एम हासु इल्सा दी इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में उद्धृत गीत पर आधारित। तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।